तो चलिए सच के एक और पहलू को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है। भाग 10, नकाब के पीछे का चेहरा। मैं हूं अंजलि, विजय सिंह की सबसे भरोसेमंद साथी, और अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा। ये वाक्य जैसे समय को रोक देता है। आरव ने अपनी सांस रोकी और कबीर ने एक कदम पीछे खींच लिया। झूठ, कबीर ने गुस्से में कहा। अंजलि मिशन के बीच में ही गायब हो गई थी। हमें लगा कि वो मारी गई है या फिर दुश्मनों से मिल गई। अंजलि ने एक ठंडी मुस्कान दी। न तुम सबको सब पता था, और न मैं किसी की वफादारी साबित करने के लिए यहां आई हूं। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और अपनी जैकेट की जेब से एक बिल्ला निकालकर फेंका। ये देखो, वीएस यूनिट फेज 0। तुम्हारे पिता ने खुद ये मुझे सौंपा था। आरव ने वो बिल्ला उठाया और उस पर अपने पिता के दस्तखत देखे। उसका दिल कह रहा था, ये औरत झूठ नहीं बोल रही। दो राहें। कबीर अब भी संदेह से भरा था। अगर तुम अपने पिता की साथी थी तो अब तक कहाँ थी, और अब अचानक यहां क्यों? अंजलि ने गहरी सांस ली, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि कोई तुम्हारे पिता की मौत का राज खुद ही चुपचाप दफन कर रहा है। और आरव का आना मेरे लिए संकेत था कि अब सच्चाई सामने लाने का वक्त है। लेकिन एक चेतावनी है, उसने गंभीरता से कहा। जिस डेटा को तुम प्रभात फाउंडेशन तक ले जाना चाहते हो, उसके पीछे सिर्फ अपराधी नहीं है, बल्कि सरकार के कुछ बड़े चेहरे भी हैं। आरव का दिल एक बार फिर डोल गया। तो अब क्या करें? अंजलि ने जेब से एक पुराना फोन निकाला और बोली, अगर तुम दोनों तैयार हो तो अगला पड़ाव है शत्रु नंबर 1, वही जिसने तुम्हारे पिता की बलि ली थी, और उसका नाम है आदित्य रावल। भरोसे की लड़ाई। कबीर चौंक गया। ये नाम दुश्मनों की लिस्ट में सबसे ऊपर था, लेकिन सबको लगा था वो मारा गया है। अंजलि ने सिर हिलाया। नहीं, वो जिंदा है, और आजकल एक बड़े एनजीओ के नाम पर सरकार के खिलाफ साजिशें चला रहा है, और उस तक पहुंचना आसान नहीं होगा। आरव की आंखों में अब एक अलग सी चमक थी। अगर वही मेरे पिता की मौत के पीछे है तो अब रुकना नहीं है। अगली मंजिल आदित्य रावल। अंजलि ने एक ड्राइव दी जिसमें आदित्य रावल की गतिविधियों का रिकॉर्ड था। कबीर ने उसे देखकर कहा, तो अगली कड़ी हमें लखनऊ ले जाएगी। वहां वो एक फेक एनजीओ चला रहा है, सेवा सूत्र, और वहीं से मिशन 173 के सभी फंड्स रूट हो रहे हैं। अब टीम पूरी हो चुकी थी। आरव, कबीर और अंजलि तीनों ने अपनी नजरें मिलाई। एक बार शुरू किया है तो अब खत्म करके ही दम लेंगे। लेकिन कहीं कोई देख रहा था। जैसे ही वे तीनों रिसर्च सेंटर से निकले, एक ऊंची इमारत से टेलीस्कोप के जरिए उन्हें देखा जा रहा था। फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, टारगेट कंफर्म्ड, एक्टिवेट प्रोटोकॉल एक्लिप्स। भाग 11, लखनऊ की चालबाजियां। लखनऊ की सड़कें दिल्ली जितनी तेज नहीं थी, पर यहां की खामोशी के पीछे एक अजीब बेचैनी छुपी थी। आरव, कबीर और अंजलि स्टेशन से उतरकर सीधे एक पुरानी एसयूवी में बैठ गए, जिसे अंजलि ने पहले ही तैयार रखा था। सेवा सूत्र, अंजलि ने कहा, एक एनजीओ की शक्ल में ये आदित्य रावल का मोहरा है। शहर में गरीबों की मदद का दावा करते हैं, लेकिन असल में देश के दुश्मनों को डेटा बेचते हैं, और यहीं से मिशन 173 का असली धागा जुड़ता है। पहली दरार। एसयूवी चलते चलते पुराने गोमती नगर इलाके के एक सुनसान मोहल्ले में रुकी। सामने सेवा सूत्र का मुख्य कार्यालय था, सादा सा, बिना किसी शोर शराबे के, लेकिन एकदम सुसज्जित और हाईटेक सुरक्षा के साथ। यहां बिना प्लान के अंदर जाना नामुमकिन है। कबीर बोला, हमें अंदर घुसने के लिए किसी अंदरूनी आदमी की जरूरत है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, एक नाम है रिया। आरव ने चौंक कर देखा। रिया कौन है? रिया वही है जो तुम्हारे पिता की सबसे युवा रिसर्च असिस्टेंट थी। जब सब कुछ बर्बाद हुआ, वो गायब हो गई थी, लेकिन मुझे यकीन है वो यही कहीं काम कर रही है। नकली नाम से
एक अंदरूनी जासूस की तरह, एक अजनबी से मुलाकात। शाम को तीनों एक चाय की दुकान के पास खड़े थे, जहां अंजलि ने किसी से मिलने का समय तय किया था। एक सिंपल सी लड़की सफेद सलवार सूट में आई, चेहरे पर मास्क और आंखों में सतर्कता। क्या तुम वो हो जिसे वो छाया कहते थे? उसने अंजलि से पूछा। अंजलि ने सिर हिलाया। तब चलो, बहुत कम वक्त है। वो लड़की ही रिया थी, जिंदा, जागरूक और आदित्य रावल के सबसे नजदीक होने वाली जासूस। रिया की कहानी। रिया उन्हें एक छोटे से रूम में लेकर गई, जहां कंप्यूटर, पुराने दस्तावेज और एक बड़ा सा पिनबोर्ड था, जिसमें आदित्य की हर हरकत ट्रैक की गई थी। आदित्य बहुत चालाक है। वो किसी पर विश्वास नहीं करता, यहां तक कि एनजीओ के अंदर भी उसे नहीं पता कि मैं कौन हूं। लेकिन उसकी अगली मीटिंग कल रात 10 बजे तुम्हारे लिए दरवाजा खोल सकती है, रिया बोली। क्या हम वहां पहुंच सकते हैं? आरव ने पूछा। रिया ने एक फाइल थमाई। अगर तुम ये नक्शा समझ सको तो हां, लेकिन ये आसान नहीं होगा। साजिश की परतें। रिया ने बताया कि आदित्य की मीटिंग एक सीक्रेट बेसमेंट में होती है, जो सेवा सूत्र के दफ्तर के नीचे छिपा है। वहां सिर्फ एक सीमित सुरक्षा कोड से ही पहुंचा जा सकता है, जो हर दिन बदलता है। तुम्हारे पास बस एक मौका है। अगर पकड़े गए तो जिंदा नहीं बचोगे, रिया ने चेतावनी दी। आरव ने फाइल बंद की और कहा, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। ये सिर्फ मेरे पिता की कहानी नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन किसी ने सुन लिया था। जैसे ही रिया ने दरवाजा खोला, बाहर गलियारे में एक परछाई सरकती हुई गायब हो गई। उसी रात आदित्य रावल के फोन पर एक मैसेज चमका। दे आर हियर, द सन हैज अराइव्ड। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही अगले रहस्य से पर्दा उठेगा, हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी, एक नए ट्विस्ट और एक और रोमांचक वीडियो के साथ। लेकिन अलविदा कहना हमेशा मुश्किल होता है ना? पर जरूरी भी है, ताकि फिर से मिलने की एक वजह बची रहे। अब चलते चलते आपके लिए आज छोटी सी पहेली है, एक क्विज। तैयार है? सवाल यह है, मेरे बिना हर कहानी अधूरी, मेरे आने से ही होती है पूरी। मैं ही वो हूं जो सबको सोचने पर मजबूर करता हूं। बताओ मैं कौन हूं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, हिंदी में और दिल से। आपके जवाबों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और याद रखिए, हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है। कल्पानी कथाएं, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।